हेलो नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। केन क्लब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं निरंजन कुमार आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और यह जो टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, पार्ट है, उससे उठाया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी प्रकार के अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसमें मैथ से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो आप कुछ अपना खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, वो होता है कि अगर आपको उस सवाल को अगर भलीभांति समझ लिए हैं और आपको फार्मूला उससे जुड़े हुए समझ में आ गया, तो आप उस सवाल को बड़ी आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के चैप्टर को पढ़ने से पहले जो सबसे अहम बात होती है वह होती है उस चैप्टर से जुड़े हुए जो आवश्यक फार्मूले होते हैं उसको जान लेना, उसको समझ लेना कि किस प्रकार के फार्मूले को किस प्रकार के सवालों में कहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे अहम ज़रूरी होती है कि उस फार्मूले के बेसिक बातों को समझ लेना कि क्या कह रहा है, तो किस प्रकार के फार्मूले का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं, समझते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन, घनाभ और बेलन, और उसके साथ शंकु और गोला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है घन। तो घन पढ़ें उससे पहले हम लोग समझ लें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मतलब क्या है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो मतलब है वो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने कोई वस्तु देखा और उसका कोई ना कोई पृष्ठ है, सरफेस होता है उसका, तो उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, सपोज डैट आपने एक घन बनाया और आपने जो घन बनाया तो इस घन के पृष्ठ होंगे, तो इस पृष्ठ का अलग अलग आपने क्षेत्रफल निकाला और निकाल करके सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों को जोड़ करके आपने जो बताया वही उस प्रकार के जो भी आकृति आपने देखा है या जो भी वस्तु ली है उसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पे, जैसे आपके घन हो गए, घनाभ हो गए, बेलन हो गए, शंकु हो गए और गोला और अर्धगोला हो गए। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे कि लगभग मैंने एक आपके सामने घन बनाया हुआ है और एक घन जो होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। घन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब और हिंदी इसी का होता है घन। ठीक है, तो क्यूब का प्रॉपर्टी जो होता है, गुणधर्म होता है, वो क्या होता है। तो क्यूब का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो यह होती है कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों आपस में बराबर हो, यानी कि मान के चलिए कि वो ए है, यानी कि एक हमने घन तैयार किया, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारा ए है, यानी कि ए मीटर भी हो सकता है, ए सेंटीमीटर भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने क्या माना, ए सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने एक जैसा माना, तीनों के तीनों एक समान है। इस आधार पे जुड़े हुए हम लोगों को कुछ फार्मूले निकालना है, समझना है। तो इस पे कौन कौन से फार्मूला बनेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि हम पहले जाने कि एक घन जो है इसमें कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष की बात किया जाए घन में, तो घन में टोटल हमारे शीर्ष की संख्या होती है कितनी, तो काउंट कीजिए। एक यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि घन जो होते हैं उस घन में शीर्ष जो होते हैं, घन में शीर्ष की जो संख्या होती है वो होती है 8। अब बात किया जाए इसमें कितने हमारे भुजाएं होती हैं, यानी कि कोर जिसको बोलते हैं, कोर कितने होते हैं इसके, घन में कितने कोर होते हैं। तो ऊपर देखिए 4 दिख रहा है, नीचे भी कितने हो गए 4, 1 4 4 8, 8 1 9, 1 10 और 11 और एक इधर से 12। तो टोटल कोर की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। तो इस प्रकार से एक बेसिक बात यहाँ पर निकलती है कि घन जो होता है उसमें कोर की संख्या होती है 12। ठीक है, उसके बाद से इसके फेस, सतह को जानते हैं। सतह एक हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, इसके नीचे अपोजिट वाला 2, एक
बाएं और एक दाएं, 4 हो गए, एक आगे और एक पीछे, कितने हो गए, 6। तो इस प्रकार से जो इस पे सतह होती है, सतह जिसको फलक बोलते हैं, तो फलक कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। ठीक है, और इसके 6 सतह जो होते हैं, 6 के 6 वर्ग के समान होते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो घन से संबंधित फार्मूला बनता है वह होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या है, तो जैसे कि अभी आपने सुना कि जो हमारे घन होते हैं उसके 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं। तो प्रत्येक फलक वर्ग के समान होता है। तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें हो गई। तो उस हिसाब से a गुणे a, यानी कि एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो उस प्रकार से 6 है तो 6a स्क्वायर, यानी कि हमारा घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन से जुड़ा हुआ है। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन के लिए फार्मूला जो होता है, तो घन के आयतन के लिए क्या होता है, तो इसमें तीनों भुजाओं का आपस में जो गुणनफल कर देते हैं वह उस घन का आयतन हो जाता है। ठीक है, तो घन का आयतन यानी कि 1 गुणे a करें तो इस हिसाब से 1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 क्यूब यानी भुजा का घन ही घन का आयतन होता है। प्रश्न उठता है यहाँ पे आयतन होता क्या है, तो जो भी वस्तु होती है उसकी कितनी धारिता है वह उसकी आयतन कहलाती है। ठीक है, तो घन का आयतन 1 क्यूब हो गया। इस प्रकार एक और फार्मूला इसमें से आपका निकल के आता है, तीसरा नंबर जो कक्षा 9 और 10 में पूछे जाते हैं उससे कई सारे सवाल, वो होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के भी नाम से जाना जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि किसी एक तरफ के हिस्से को छोड़ करके उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे, ठीक है, उस हिसाब से जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा घन है तो इस एक तरफ का हिस्सा देखा जाए तो वो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो हमारा वो होता है 4a स्क्वायर होता है, यानी 4 साइड उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो उन 4 साइड का यानी कि उन 4 सरफेस जो सम्मिलित होते हैं उन चारों सरफेस का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दिया जाता है आपस में, तो हो जाता है हमारा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए घन से संबंधित बातें। तो किसी भी प्रकार का घन है उस घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर, घन का आयतन होता है वो 1 क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आइए आगे घन के बाद से घनाभ को समझते हैं। घन के बाद से घनाभ को समझते हैं। तो घनाभ भाई क्या होते हैं, घनाभ भैया देखिए, तो घन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो उस प्रकार की जो आकृति बनी होती है उसे हम घन कहते हैं। जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान नहीं होते हैं, तीनों असमान हो सकते हैं या उसमें से कोई एक अलग होगा, 2 बराबर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक फ़ोटो में बता रहा हूँ, जैसे इस प्रकार की आकृति कोई हम लोग बनाए। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों क्या माना, अलग अलग मान लिया। ये L है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई इसका B है और ये हमारा ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों अलग अलग है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। जैसे घर में रखे माचिस का डिब्बा हो गया या डस्टर हो गया या औजार बॉक्स हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे आकृतियाँ हैं जो आप लोग देखते हैं। ठीक है, और जैसे कि मोबाइल आप यूज करते हैं, मोबाइल भी लगभग एक प्रकार का घनाभ के आकार का होता है। ठीक ना, तो इस हिसाब से आइए हम लोग समझते हैं। इसमें बात किया जाए तो घनाभ में कोर कितने होते हैं, तो घनाभ में भी कोर की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। घनाभ में सतह यानी कि फलक की संख्या कितनी होती है, सतह फलक सरफेस जिसको बोलते हैं, तो वो संख्या होती है आपके, देखिए एक ऊपर एक नीचे 2, एक दाएं बाएं 4, आगे पीछे 6,
यानी कि इसमें भी 6 होती है। इसके बाद इसकी भुजा या कोर की बात किया जाए, भुजा या कोर की बात किया जाए तो इसमें भुजा या कोर कितने होते हैं, तो काउंट 1 2 3 4 और 4 नीचे 8, 4 इसमें स्तंभ के जैसे हो गया, टोटल इसके भी 12। यानी कि इसके भी कोर, सतह या फलक या भुजा जो होते हैं वो भी आपस में कितने होते हैं, इसको कोर नहीं बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष और कोर यहाँ पे, ठीक है। तो शीर्ष जो होता है 8 होता है, सतह जो होता है 6 और भुजा जो होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे घनाभ में आइडिया लग गया कि घनाभ में भी शीर्ष 8 होते हैं, सतह या फलक 6 होते हैं, भुजा कितनी होती है, 12 होती है। अब इसके लिए भी जो फार्मूला होता है वो क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वह है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र में बात किया जाए तो ऊपर नीचे का एक समान, दाएं बाएं का एक समान, आगे पीछे का एक समान होता है। तो इस प्रकार से 6 का जोड़ा बनाया जाए तो 3 जोड़े बनेंगे। तो 3 जोड़े के हिसाब से इसमें 2 एक समान होते हैं, तो उसमें से 2 कॉमन निकल जाता है। फिर से ब्रैकेट में LB + BH + HL बचता है। तो 2 × LB + BH + HL जो होता है यह घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। दूसरी बात कि घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है घनाभ का आयतन। घनाभ में एक और जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ फार्मूला आता है, पूछा जाता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका 2 × L + B × H, ये आपका फार्मूला होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 2 × LB + H। तो कुछ जगहों पे इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया रहता है, उसके आधार पे कुछ अलग डेटा पूछ देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा घन और घनाभ हो गए। घन और घनाभ के बाद हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं बेलन के बारे में, ठीक है। बेलन जैसे सिलेंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और सिलेंडर आपने देखा ही होगा, कुछ पाइप जो होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, बेलन के आकार के होते हैं, ठीक है। जितनी भी पाइप होती हैं घरों में पानी को सप्लाई करने के लिए वो सब के सब सिलेंडर के शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे हमने मार्कर जो यूज़ किया है, अगर इसको पैक करके देखा जाए ये भी सिलेंडर के समान है, ठीक है। तो इस हिसाब से सिलेंडर की बात हो रही है बेलन। तो जैसे मान लीजिए एक हमने आयताकार कोई पेज लिया और उससे मुझे क्या बनाना है, उससे मुझे बनाना है सिलेंडर। अब इसको मैंने क्या किया, फोल्ड कर दिया। जब मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद से मिला दिया इसको इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा बन गया सिलेंडर। और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, बीच का इसको मिला है, ये हमारा हाइट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो जाएगा। इसके ऊपर और नीचे आधार जो होता है वृत्त के शेप में हो जाता है, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त के आकार में हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ वृत्त के फार्मूले का भी प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा सिलेंडर बनता है जिसको हम बोलते हैं बेलन, ठीक है, बेलन, सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको R से दिखाते हैं और ये हाइट को H से दिखाते हैं, ठीक है। और इसमें व्यास जो होता है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। इस पे आधारित कुछ हमारे फार्मूले तैयार होते हैं जिसको समझते हैं। जो पहला फार्मूला होता है इसके आधार पे पहला क्या होता है, होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र, वक्र का मतलब केवल ये वाला हिस्सा, वक्र वाला हिस्सा जो बना हुआ है वह, यानी कि पूरा पैक नहीं है, वक्र है, रेखा जो इसकी बनी हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है इसमें 2
पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, प्रश्न बनता है 2 पाई आर एच आता कहाँ से? तो देखिए थोड़ा देर समझना है। आपने देखा कि अगर इसी को बीच में से काट दिया जाए, इसको थोड़ी देर इस तरह से लेकर आते हैं, इसको हम कहीं एक किनारे से काटें तो इसको अब फैला दें, इसको चादर को ऐसे, तो ये एक आयत के शेप में आ गया। तो आयत में हमारा लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए ये लंबाई है, लंबाई को मैंने क्या मान लिया? h के बराबर मान लिया। ठीक है, और ये जो हमारा चौड़ाई है b, तो जब b को मैंने फोल्ड किया बेलन बनाने के लिए, तो b का ऊपरी वाला हिस्सा जो बन रहा है वो b बन गया हमारा वृत्त के परिधि के जैसे। और जब वृत्त के परिधि के जैसे बना, तो वृत्त के परिधि बनने की वजह से b इक्वल हो गया 2 पाई r, क्योंकि वृत्त के जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r के बराबर। तो इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाए, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई के जगह पर h हो गया, चौड़ाई की जगह पर 2 पाई r हो गया। इस वजह से हमारा जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r इंटू एच, यानी 2 पाई r h बोला जाता है। फिर से इसका जो दूसरा फार्मूला होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला वो क्या होगा? एक तो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में ऊपर का हिस्सा पैक हो गया और नीचे का भी हिस्सा हमारा पैक हो गया। तो इसको जब हल करेंगे तो एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जुड़ गया 2 पाई आर एच हो गया, प्लस नीचे वृत्त के आकार का है, ऊपर भी वृत्त के आकार का है, तो ऊपर के लिए निकालेंगे तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, दोनों वृत्त के आकार का है। तो 1 पाई आर स्क्वायर नीचे का, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर का, कितने पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 2 पाई आर, तो बच क्या गया? एच प्लस आर, यानी कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है हमारा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। तो ये हो गया। तीसरा जो इससे जुड़े हुए फार्मूला है, महत्वपूर्ण फार्मूला, वह है बेलन का आयतन से जुड़ा हुआ है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का भैया आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन, बेलन की धारिता कितनी है पूरी बता देनी होती है, इसी को आयतन बोला गया है। तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए, इसके बाद से इसके आगे की जो पॉइंट है बेलन के बाद से जो हमारे आकृति पढ़नी है, जिसकी फार्मूला जानना है, वह है शंकु। तो शंकु को समझते हैं। ठीक है, बेलन के बाद से हम लोग शंकु को समझते हैं। तो शंकु बनाना बड़ी आसान है। जैसे कि आप शंकु आकार की वस्तु, जैसे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम वाला जो जिसमें रखा जाता है आइसक्रीम का, जिसको कोन आइसक्रीम के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा जोकर का जो टोपी होता है वो, या बर्थडे टोपी होता है, ये सब आइस किसके रूप में हो जाता है? शंकु के रूप में हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मैंने एक समकोण साइज का एक पेज लिया और इसको, ये लंब जो है ना, इसके परिधि मैंने इसको घुमा दिया, तो ये घूम करके एक प्रकार से हमारा इस तरीके से आकार में आ गया और ये हमारा बन गया शंकु। ठीक है, तो इस शंकु में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा त्रिज्या r, और ये वाला हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसको a तो इसको o माना, तो ये हमारा हो जाता है h ऊंचाई। लेकिन बात आती है इसको क्या बोलेंगे या इसको क्या कहेंगे? ठीक है ना, तो ये यहाँ पे 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा, यानी कि इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई या लंबाई के नाम से जाना जाता है, जिसको दिखाते हैं L से। तो इसके लिए फार्मूले होते हैं। देखिए, तिर्यक ऊंचाई अगर नहीं गया तो केवल आपको h पता हो, r पता हो, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो तरीका होता है, तिर्यक ऊंचाई, उसका क्या फार्मूला होता है? तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर करनी में
एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि √h² प्लस आर स्क्वायर होता है। तो इस आधार पे हमें तिर्यक ऊंचाई निकल जाती है। इसके बाद से बात आती है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन नहीं, हम शंकु पढ़ना है ना, शंकु कोण जिसको बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l होता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l है, ये वाला हिस्सा वक्र हो गया। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो भैया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा πr/l, अब नीचे का हिस्सा कैसा है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। इसमें से मैंने कॉमन किया πr, क्या बचेगा l प्लस r बचेगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर πr × l प्लस r हो जाता है। इस हिसाब से तीसरा जो फार्मूला इसका होता है वह है हमारा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो देखिए शंकु का आयतन हमें बताना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h, ये हमारा होता है शंकु का आयतन। πr² h किसका हो रहा था, तो बेलन का आयतन हो रहा था, यानी बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा जो होता है, 1/3 हिस्सा होता है, वह शंकु के आयतन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शंकु हो गए, शंकु यहाँ तक हमारे शंकु तक हो गए। इसके बाद आते हैं हम लोग गोला को समझते हैं और अर्धगोला को समझते हैं। ठीक है, तो गोला और अर्धगोला की बात करें तो गोला जैसे क्या हो सकता है, गोला की बात किया जाए जैसे फुटबॉल हो गया या कोई बॉल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं बनती है और त्रिविमीय होती है तो उसको गोला कहते हैं। गोला में हमारा मेन चीज़ क्या है, एक सेंटर होता है और उसकी एक त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब गोला जैसे फुटबॉल है, गोला है, या कोई गेंद है, ठीक है, क्रिकेट का गेंद है तो गोला के समान का है, या उसके अलावा कोई लोहे का बना हुआ गेंद के समान कोई वस्तु है तो उसको हम गोला कहते हैं। ठीक है, तो गोले का बात किया जाए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये हमारा होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है। दूसरी बात क्या है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3πr³ होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। लेकिन जब इसी गोले को कट करके यहाँ पे है और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको काट दिया आधा में से, जब आधा में से काट दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। अब इस अर्धगोले के सेंटर पॉइंट है, इसकी त्रिज्या ये, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसी त्रिज्या है और तब कहा जाए, तब गोले का अर्धगोला, तब इसका नाम हो जाता है अर्धगोला, अर्धगोला। अब कहा जाए भाई अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे दो तरीके से, एक अगर ये पूरा ठोस है और पूरा पैक है ऊपर से तो वहाँ पे फार्मूला चेंज होगा। केवल एक गोला बन रहा था इस तरीके से तो उसका 4πr² होता, तो केवल आधे हिस्से का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह होता है, ये गोले का हो रहा था 4πr², तो अर्धगोले का होगा 2πr²। ठीक है, इसका दूसरा सवाल क्या होगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो 2πr² हो ही रहा था, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो वृत्त का कारक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसलिए
पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो सवाल होगा वह क्या होगा कि अर्धगोले का आयतन बराबर, तो अर्धगोले का तो पूरे गोले का हो रहा था 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोले का 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हमारा हो गया अर्धगोले का आयतन। तो इस आधार पे हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले हो गए। अब इसी को आइए हम लोग एक पास नोट करके समझते हैं क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। और एक बात नोट करके जब इसको हम लोग समझेंगे तो ये चीज़ें और ही आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा अर्धगोले तक की बात रही, ठीक है। अब इसी प्रकार से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्रमशः इसमें, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों पे मैं चर्चा करूँगा आगामी वीडियो में, ठीक है। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहला जो था वो हमारा टॉपिक था घन से रिलेटेड, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है, क्यूब। तो घन से रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें क्या था हमारा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो रहा था, तो वो है 6a², ठीक है। उसके बाद से घन का आयतन लिखे थे, घन का आयतन बराबर क्या है, तो a क्यूब हो रहा था। फिर से हमारा एक सवाल फार्मूला था, घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 4a² होता है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो दूसरा फार्मूला था वो किससे जुड़े हुए था, दूसरी जो टॉपिक थी वो थी घनाभ, ठीक है। घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक ना, घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं इंग्लिश में। और घनाभ से जुड़े हुए जो प्रश्न थे वो क्या थे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × L, देखिए लिखने का जो तरीका है इसका 2 × L, थोड़ा सा स्पेस लेके B और थोड़ा सा स्पेस लेके H लिख दिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 × LB + BH + HL ये चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से दूसरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। फिर से उसके आगे का फार्मूला क्या था, घनाभ का वक्र 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये बन रहा था हमारा 2 × L + B × H, ठीक है। तो ये हमारा हो गया घनाभ का। इस प्रकार से फिर से इसके आगे जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग का क्या था, तो वो था बेलन, ठीक है, बेलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, बेलन सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या पढ़ना था हम लोग को, सिलेंडर में हम लोग का क्या था, सिलेंडर में पहला था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRH बन रहा था। बेलन के बाद से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πR × H + R या R + H हो रहा था। उसके बाद से बेलन का आयतन बराबर होता है πR² H होता है। यहाँ पे पाई का मान एक तो 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 लिख सकते हैं, ये चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक है। पाई का मान या तो 22/7 लिखा जाता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इसको इंगित कर दिया जाता है, संकेत के रूप में दे दिया जाता है कि यहाँ पे 22/7 लिखना है आपको या 3.14 लिखना है,
तो ये चीज़ें नोटिस करनी होती है क्वेश्चन को समझते मतलब देखते समय, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके आगे समझते हैं हम लोग। घन हो गया आपका, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। फिर से हम लोगों ने क्या लिखा था, घन, घनाभ, बेलन। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा शंकु। तो शंकु की बात किया जाए तो शंकु, देखिए शंकु की बात किया जाए जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोन, ठीक है। शंकु यानी कोन। इसमें पहला फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा पाई आर एल होता है। दूसरी बात, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तीसरा प्रश्न, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है कि एल अगर ना ज्ञात हो, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना, या तिरछी ऊंचाई, तो एल बराबर हमारा क्या होता है, एल इक्वल टू होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करके रखनी पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग पढ़े थे गोला के बारे में। किसके बारे में, गोला के बारे में, जिसको स्फीयर बोलते हैं, SPHERE, स्फीयर माने गोला। स्फीयर, गोला, गोला के बारे में। तो गोला के बारे में पहला सवाल क्या था, पहला फार्मूला था गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या था, गोला का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब था, ठीक है। इस हिसाब से अर्धगोला फिर से हम लोगों ने पढ़ा, अर्धगोला। तो अर्धगोला में क्या पढ़ा, अर्धगोला को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर। तो सेमी स्फीयर में हमारे 3 फार्मूले आ जाते हैं। कौन कौन, सबसे पहला सेमी स्फीयर यानी कि अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका 4 पाई होता है तो इसका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर इसका, और एक जो हमारा अर्धगोला बना होता है उसके ऊपर का हिस्सा वृत्त के आकार का होता है, तो उसको जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तीसरा फिर से हमारा क्या होता है, तीसरा अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब आता है। तो इस प्रकार से हमारे फार्मूले बन के तैयार हो जाते हैं। तो जब तक ये फार्मूले आसानी से हम लोग नहीं समझ पाते हैं तब तक हम लोग आगे की चीज़ें कर ही नहीं पाते हैं। और फार्मूला रटने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, फार्मूले को अगर आप लिख करके समझने की कोशिश करते हैं किस फार्मूले में क्या चेंज हो रहा है, किस में क्या क्या लिखा जा रहा है, और फिर से उस पर आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके लिए उतना ही आसान और बेहतर बनता चला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।